नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। ईरान के साथ जंग में अपनी साख पर पट्टा लगने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू अब अपना नया प्लान तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जो इजराइल के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के बाद किसकी बारी है, तो जवाब है ईरान के बाद अगला निशाना अमेरिका, इजराइल का टर्की हो सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर ईरान के मोर्चे पर जो फजीहत हुई है उसकी भरपाई तुर्की के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन ये खबर निकली कैसे? आखिर तुर्की का नंबर कैसे आ रहा है? क्यों इजराइल तुर्की को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है? आखिर क्यों तुर्की अमेरिका की नजरों में खटकने लगा है? अब तक जो देश अमेरिकी आंखों का तारा हुआ करता था, जो देश नेटो का सितारा हुआ करता था, आखिर ट्रंप और नेतन्याहू उस नेटो के सितारे को क्यों कुचल देना चाहते हैं? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन क्यों जहर उगल रहे हैं इन दिनों इजराइल के खिलाफ? क्या एर्दोआन इस जाल में फंसेंगे या ट्रंप नेतन्याहू की चाल उल्टी गंगा बहाने जैसी हो जाएगी? परमाणु कार्यक्रम का आरोप लगाकर ईरान को जंग की आग में तो झोंक चुके हैं, तो क्या तुर्की के ऊपर भी कोई ऐसा ही आरोप लगने वाला है? जंग के इस नए मोर्चे की खबर कैसे निकली है, कहां से निकली है और क्यों चर्चा हो रही है इजराइल वर्सेस तुर्की के इस नए मोर्चे की, बताएंगे आपको डिटेल से। हर एक खबर बात करेंगे, इसमें एक एक पॉइंट की खबर की तह तक जाएंगे और करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। पश्चिम एशिया में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं जंग के शतरंज पर जब प्यादे पिट जाते हैं तो वजीर खुद चाल चलने लगता है। ईरान के साथ चल रहे शेर और मात के खेल में दुनिया ने देखा कि दांव कैसे उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं जब अपनी साख पर बन आए तो इंसान दूसरों के घर जलाने की सोचने लगता है, और इसी सोच की वजह से एक नई चर्चा है, एक नए मोर्चे की खबर है। क्या ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल की बारी है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर तुर्की को उस युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं जहां से तुर्की के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगे, और ये अपनी साख बचाने की कोशिश है या किसी नए महायुद्ध का आगाज, ये देखने वाली बात है। ईरान के साथ हालिया तनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसने इजराइल और अमेरिका की अजीब वाली छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए अब एक ऐसे दुश्मन की तलाश है जिसे उकसाकर फिर से अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाए, और इस फहरिस्त में सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो है तुर्की का। लेकिन आखिर सवाल ये कि तुर्की ही क्यों? इजराइल तुर्की पर क्यों हमला करना चाहता है? आरोप क्या है यह समझिए पहले। मिडिल ईस्ट में तुर्की एक सुन्नी गुट बना रहा है। सऊदी और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस गुट को बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि तुर्की के नए गुट से इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हाल ही में बयान दिया था कि इजराइल इस रीजन के कैंसर की तरह है जिसका सफाया बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में समझें तो डेथ टू इजराइल कहा एर्दोआन ने, और यह बात इजराइल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डेथ टू इजराइल कहे। ईरान पर हमला क्यों हुआ? क्या ईरान के पास परमाणु बम था? नहीं। क्या ईरान से इजराइल को खतरा था? हां। क्या ईरान के पास कोई आईसीबीएम है या फिर इजराइल तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? हां। तो जब ईरान को थ्रेट मानकर ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसमें अमेरिका को भी खींच लाया, तो समझिए तुर्की के साथ क्या होगा। तुर्की खाड़ी में एक नया कट्टर सुन्नी खलीफा बनने की बात कर रहा है। इजराइल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। कहते हैं ना, तबाही के मुहाने पर खड़ी है दुनिया सारी,
मगर कुछ लोगों को अब भी जंग की है खुमारी। जंग की सरहद से, ईरान की सरहद से जब ट्रंप खाली हाथ लौटे तो लगा कि कुछ तो मिलना चाहिए। तो बारी अब तुर्की की है। तुर्की पर एलिगेशन यह है कि एर्दोआन इजराइल का सफाया चाहते हैं, इसलिए तुर्की को औकात में रखना जरूरी है। लेकिन यह बात भी सही है कि तुर्की पर हमला आसान नहीं है। तुर्की एक नेटो सदस्य है और नेटो में अमेरिका भी है। 32 देश हैं। इजराइल के लिए अमेरिका तुर्की से जंग में कैसे कूद सकता है नेटो के रहते हुए? इसलिए नेटो का खात्मा जरूरी है पहले। और नेटो को लेकर ट्रंप का बयान याद कीजिए। ट्रंप क्या कहते हैं नेटो को लेकर? ये कागजी शेर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये कायर हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनको मैं बाद में बताऊंगा, इनको हिसाब देना होगा। हैं कि नहीं ऐसे बयान? सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका ईरान के मैटर को समेटने के बाद सीधे यूरोप का हिसाब किताब करेगा, स्पेशली नेटो का। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर आया, इजराइल के लिए तुर्की पर हमले का रास्ता खुल जाएगा। अब पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि अमेरिका कह रहा है ईरान युद्ध में किसी नेटो देश ने मदद नहीं की। दूसरी वजह, होर्मुज खोलने के लिए जब नेटो देशों को बुलाया तो नेटो ने नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। तीसरी वजह, नेटो के नियम के तहत युद्ध में समर्थन, लेकिन यूएस को समर्थन नहीं मिला। अमेरिकी सदस्य देशों पर दबाव डाल रहा है, रक्षा बजट बढ़ाओ, नेटो का बजट बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ। पहले सिर्फ 2% था। अमेरिका अकेले नेटो को 80% फंड करता है। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर निकला, नेटो तहस नहस हो जाएगा और यहीं से एक नए गेम की शुरुआत होगी। क्योंकि अमेरिका के निकलते ही नेटो की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन एक अलग गेम में लगे हुए हैं। वो मुस्लिम जगत का खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश में है। नेतन्याहू जानते हैं कि एर्दोआन का यह बार बार इस तरह का बयान देना यह कोई मजाक नहीं है, या फिर यह हवा या सतह ही नहीं है। बार बार तुर्की के खिलाफ बयानबाजी करना, कुर्द लड़ाकों को समर्थन देना, पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को चोट पहुंचाना, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना, दोनों के बीच में ईरान के बाद कोई आखिरी दीवार है तो वो तुर्की है। ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति साफ है। वो चाहते हैं तुर्की पहला हमला करे ताकि वो दुनिया के सामने उसे आक्रामक घोषित कर सकें और फिर उस पर रिटेलिएशन हो। लेकिन इजराइल यह भी जानता है कि एक बार नेटो अलायंस खत्म हुआ, अमेरिका बाहर निकला, उसके बाद तुर्की को इजराइल के कहर से कौन बचाएगा? जबकि तुर्की आज नेटो सदस्य है। अगर आज इजराइल तुर्की पर हमला करता है तो अकॉर्डिंग टू नेटो चार्टर, नेटो देशों को जवाबी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ करनी होगी। क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस गठबंधन है। नेटो के आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर कोई हमला होता है तो पूरा नेटो इसका जवाब देगा। अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर हमला करता है तो हो सकता है नेटो तुर्की का साथ न दे, या अगर अमेरिका इससे बाहर निकल जाता है तो नेटो का अस्तित्व वैसे ही खत्म माना जाएगा। फिर अमेरिका तुर्की पर सैंक्शन लगा सकता है, जैसे कि ईरान पर सैंक्शन लगाए। और तुर्की भी इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इजराइल और तुर्की बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें सीरिया के बाद तुर्की का नंबर ही आता है और इजराइल के विद इन द रीच में है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा इजराइल के मिसाइल्स, फाइटर जेट्स सबकी जद में है। और सीरिया में तो अमेरिकी बेस भी मौजूद है। इसलिए ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय इजराइल के साथ सीधे युद्ध के लिए
तैयार नहीं है, वो एक दिन का भी बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए इजराइल और अमेरिका बार बार तुर्की को ललकार रहे हैं, लेकिन तुर्की कोई छोटा देश नहीं है, वो नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। तुर्की पर हमला करना ईरान से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई डेथ टू इजराइल कहना एर्दोआन के लिए जरूरी है? एर्दोआन ऐसा कर सकते हैं? माना जाता है एर्दोआन अक्सर जज्बाती बयान देते हैं, लेकिन वो एक राजनीति के मंजे खिलाड़ी भी हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस जाल में फंसे तो केवल तुर्की की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। मान भी लीजिए अगर तुर्की रिटेलिएट करता है, आक्रामक दिखता है, एग्रेसिव दिखता है, इजराइल पर हमला करता है, तो परिणाम क्या होगा? अमेरिका साथ नहीं आएगा। हमले को लेकर सीरिया रूस की दीवार भी है, सप्लाई लाइन लंबी है, इजराइल की एयर डिफेंस मजबूत ढाल है, तुर्की के जेट्स पर यह भारी पड़ेगी। यूएस इजरायली नेवी के सामने तुर्की की राह भी मुश्किल नजर आती है। यानी यह बात मान लीजिए कि ईरान का जंग रैप अप होने के बाद अगली लड़ाई के लिए स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है और अगला निशाना तुर्की है। तो क्या तुर्की सुन्नी गुट बनाकर इजराइल के सबसे बड़े टारगेट के तौर पर अब सामने आ चुका है? और अगर इजराइल वर्सेस तुर्की की लड़ाई हुई तो फिर क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी, भू राजनीतिक विश्लेषक, यूएसए से लाइव, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं जय सोढ़ी सर आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि मेरा सवाल आपसे यह है कि तुर्की इजराइल के खिलाफ खुलकर विरोध में है और तुर्की एक अलग सैन्य संगठन, सुन्नी सैन्य संगठन भी बनाना चाहता है, अलायंस बनाना चाहता है, और एर्दोआन बार बार कह रहे हैं कि इजराइल उस कैंसर की तरह जिसका सफाया मिडिल ईस्ट से बहुत जरूरी है। तो इजराइल अपने अस्तित्व को खतरे में देखते हुए क्या तुर्की के साथ वॉर में जा सकता है? और इस बात का जिक्र कल पूर्णिमा नाथ भी कर रही थी। जय हिंद विवेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इजराइल इस वक्त आर्थिक और सैनिक शक्ति से बहुत नीचे आ चुका है और अगले कुछ साल तक इजराइल तुर्की पे कोई युद्ध नहीं करेगा। जहां तक बयानबाजी की बात है, ये तो अक्सर हम देखते हैं कि जिन देशों में कट्टर दुश्मनी होती है वहां के नेता जनरली ऐसी बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के नेता भी आए गए दिन कहते हैं कि एक दूसरे देश को खत्म कर देंगे, उसका डैम को खत्म कर देंगे, पानी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये जो देश दुश्मन देश होते हैं उनके बीच में उनके नेताओं से ये बात आना कोई खास नहीं है, ये आम बात है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्टोरेट, अपने चुनाव मतदाताओं को देखना है। तो ये मैं उस नजर से देखता हूं। दूसरी चीज, तुर्की के पास एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 के तहत तुर्की का पूरा नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल पे और बॉस्पोरस स्ट्रेट पे, और ये दो वो स्ट्रेट हैं जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरियन सागर से जोड़ते हैं। तो डेफिनेटली चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इजराइल तो कोशिश करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इजराइल के पास अब आर्थिक और सैनिक ताकत नहीं बची है। अमेरिका जंग में नहीं आएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जंग से कितनी तरह परेशान है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी अमेरिकी आवाम उनके खिलाफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई हमला किसी देश पे करेंगे तो छोटे मोटे देश वेनेजुएला टाइप होगा, जहां पे उन्हें पता है कि मुझे पूर्ण सफलता मिलेगी। जहां पे भी उन्हें थोड़ा अब संकोच होगा कि मेरे को पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, वो उस जंग में नहीं जाएंगे। और तुर्की का, जैसे आपने सही बताया विवेक जी, तुर्की की जो सेना है वो काफी ताकतवर है। तो अमेरिका डेफिनेटली तुर्की के साथ युद्ध करके जोखिम में नहीं आएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हो सकता है कि अभी इस पूरे माहौल को एक तरह से मोड़ने की कोशिश हो। पूर्णिमा नाथ यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही है, कल उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, मैं सोचा इसमें पूरी डिबेट ही कर ली जाए। पूर्णिमा नाथ जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को देना चाहता हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान के लीडर्स मिले हैं। 10 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ है। 34 साल बाद दोनों देशों के नेता मिले हैं। लेकिन खबर थोड़ी देर पहले यह भी आई कि दक्षिणी लेबनान में थोड़ी देर पहले इजराइल ने हमला भी किया है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ट्रुथ सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है
कि दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया है। और ये इसको जरूरी इस बात से समझिए कि ईरान ने मांग रखी थी कि सीजफायर में लेबनान को शामिल किया जाए, और अब अमेरिका ने सीजफायर में लेबनान को शामिल कर लिया है। यानी ईरान की एक और मांग मान ली गई है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि होर्मुज खोल दिया जाए और अमेरिका भी अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले। ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको बता रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीजफायर हो चुका है, और अब इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगले दौर की बातचीत जो होनी है, हो सकता है इस जंग का पटाक्षेप हो जाए। वापस लौटते हैं गेस्ट पैनल पर, सीधे चलते हैं पूर्णिमा नाथ जी के पास। पूर्णिमा नाथ जी, इसराइल का अगला निशाना तुर्की क्यों है, या अमेरिका का अगला निशाना तुर्की क्यों है? जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। जय हिंद। जो तुर्की की जो बात हो रही है ना, और सर की बात मैं मानती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने भी स्टूपिड नहीं है कि तुर्की के ऊपर सडनली अटैक कर देंगे, लेकिन इनकी प्रिपरेशन हो रही है। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। पिछले टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प पे आप देख लीजिए, इस बार भी देख लीजिए। अब टर्की के पास स्ट्रेंथ क्या है आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, और नेटो को वीक करने के लिए इतने कोशिश करा क्यों जा रहा है, सडनली क्यों करा जा रहा है? आप नेटो आज यहाँ पहुंचे क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो अगर ग्रीनलैंड का अमेरिका मकसद भी हो सकता है, तुर्की ही क्यों, अमेरिका को ग्रीनलैंड भी नहीं, चाहिए हो सकता है। अगर नेटो को वो कमजोर नहीं करेंगे तो ग्रीनलैंड नहीं ले पाएंगे। टर्की इज क्लोजर टू इजराइल ना, ग्रीनलैंड अच्छा, बहुत दूर है। सो मतलब आप आपको ये वो कह रहे हैं टर्की इज बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल देन ईरान। आज की तारीख में ईरान से बड़ा खतरा बन रहा है। नहीं नहीं, ईरान इज वन, ईरान मिडिल ईस्ट में ईरान इज हैज ए मिलिट्री, और टर्की का ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको सैंक्शन करके उनको खत्म करने की कोशिश किया था, 47 ईयर्स तक नहीं हुआ। आप निकी हेली कन्वर्ट क्रिश्चियन की बात भी सुनेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा क्या चल रहा है वहां पे। लिटरली 47 ईयर्स तक आपने सैंक्शंस वहां तक कर चुके, उनकी करेंसी खत्म कर दिए, उनके इम्प्लोड होने का एक कंडीशन बना दिए इंटरनली। लेकिन ईरान का वो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ नहीं, वेनेजुएला जैसा जैसा सिचुएशन हुआ नहीं। वो फिर भी रशिया और चाइना के साथ अलायंस बना के वो अब सर्वाइव कर रहे। दे आर नॉट थ्राइविंग, दे आर सर्वाइविंग। दे हैव लॉस्ट न्यूमरस 26, आई बिलीव 26 साइंटिस्ट उन्होंने खो दिया। अब मुझे बताइए, होमी भाभा को मार दिया है इंडिया में। अब आपका आपका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर जो एम्बिशन था, वो कितना साल का आपको पीछे हटना पड़ा? What I'm trying to say is here, please understand the scale of it. आप अगर साइंटिस्ट को मार रहे हो तो आप जानबूझ के उस कंट्री को खत्म करने की कोशिश ही कर रहे हो ना। इकोनॉमिक टेररिज्म आपने अनलिश किया है, आपने साइंटिस्ट को मार दिया, आपने इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को से उनको आइसोलेट कर दिया। लेकिन आज जो सिचुएशन है, ईरान फिर भी खड़ा हुआ है। 93 मिलियन पीपल का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस अभी बन चुकी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका का गलती हो चुकी है। उन्होंने समझा नहीं है कि हम खमेनी को हटाने के बाद उनका एकजुट हो जाएंगे, और इंस्टेड ऑफ फॉलिंग दे आर एक्चुअली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुर्की के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे। तो नेटो को खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, नॉट बिकॉज नेटो इज नॉट डूइंग व्हाट अमेरिका इज डूइंग। Basically, NATO is here today because of America's support, because of America's expansionist agenda. अगर NATO actually kept their word, उसको तो 1991 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसको ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इसलिए किया था, यूरोप को खत्म करना था। और यूरोप के पार्ट टर्की कहाँ पे है? एक मिडिल ग्राउंड में है ना, सीरिया के जस्ट ऊपर है, इजराइल के करीब है, सीरिया के जस्ट ऊपर है। एग्जैक्टली। सो आप अगर मैप देखेंगे, वेदर गाजा हो, मैप लगाइएगा पीसीआर प्लीज, थैंक यू। हाँ, सीरिया हो,
ईरान हो, हाँ। इसराइल के करीब हो। तो अगर इसराइल को मिडिल ईस्टर्न ताकत बनना है, वो अमेरिका के बिना आज यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, यहाँ पे टर्की को टर्की के साथ किस किस की कनेक्शन है? अब पाकिस्तान का कनेक्शन है। पाकिस्तान कौन है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। दिस इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट हैज ए न्यूक्लियर वेपन। आपको पता है अभी क्या होने वाला है? अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं इसराइल के पास है। दुनिया को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। आज अगर इसराइल को वहां पे सक्षम होना है, हाँ। टर्की को नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। टर्की को वीकेंड करेंगे थ्रू नेटो को, वीकेंड करने के बाद। अब उसके उसके बाद साथ इसराइल साथ की एंट्री होगी, ये आप पाकिस्तान कह के रहे साथ हैं? मिलेंगे। पहले वीकेंड करेंगे, फिर इसराइल की एंट्री होगी। अगर नेटो खत्म हुआ तो फिर तुर्की वैसे ही उसकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाएगी। मेजर मोहम्मद अली शाह इस पर क्या कहते हैं? उसके बाद प्रोफेसर डीपी आपके पास आ रहा हूं, महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब। जी विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जंग कभी भी हल किसी भी चीज का होता नहीं, चाहे कोई भी हो। हमेशा डिप्लोमेसी से, या मीडिएटर बहुत जरूरी है। सीज फायर, जैसे कि मैं बता दूं कि एक होता है फॉर्मल सरेंडर, आर्मिस्टिस। मैं ये नहीं कह रहा कोई सरेंडर करे, कब कतई ना करे। पाकिस्तान ने पतलून ने हमने खोली थी उनकी 71 में। एक होते हैं मीडिएटर, और हम मीडिएटर थे श्रीलंका में। मेरी पलटन 170 फील्ड रेजिमेंट, 170 फील्ड रेजिमेंट ने भाग लिया था ऑपरेशन पवन में 1980, मिड 1980s में। 87 में पीस हुआ श्रीलंका, हमने मदद कराई। वैसे ही और एक होता है पीस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1 महीना चली थी वो। तो देखिए, मैं अगर हल्का सा मेरे को 1 मिनट देगा अनइंटरप्टेड विवेक भाई। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 में। मतलब आप देखिए, 20 साल वो अमेरिकन ट्रूप वहां पे रही। तो कतर ने दोहा पैक्ट जब साइन कराया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च के थ्रू, जब ये मैं रिपोर्ट पढ़ा था, जब पूरा हम सबको पता है ये दोहा पैक्ट के बारे में, जब ये अफगानिस्तान में हुआ। सोवियत जापानीज वॉर 1945 की, हालांकि जो लड़ाई थी वो 1945 में रुक गई थी, लेकिन 11 साल इसके बाद तक 1951 में ये सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन 1956 में हुआ। तो यानी कि 11 साल के बाद। और फिर सिनो इंडियन वॉर 1962 में, जो हमने चीन से जो जंग लड़ी थी, चीन ने एक सीज फायर डिक्लेयर किया था, जो एक स्टेलमेट इसको मानते हैं। और एक वियतनाम वॉर हुआ, क्योंकि 20 साल 1955 टू 1975 जो कि एंड हुआ के अमेरिकन नेगोशिएशन के थ्रू नॉर्थ वियतनाम के अंदर। अब आप देखिए, जो भी जंग हुआ है, मेनली कई सारे जंग डिप्लोमेसी से हल निकले हैं। यहां पर आप देखिए, मददता हो कहां पे रही है? पाकिस्तान के अंदर हो रही है। क्या पाकिस्तान इजराइल को मानता है? नहीं मानता है। कुछ ये नहीं है, कुछ भी नहीं मानता है, मानता ही नहीं है। तो आप वहां पर कैसे कर सकते हैं पीस टॉक्स? इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह पे, लेबनान पे, वहां पे मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए। यहाँ एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, तो इजराइल क्या बात, इजराइल ने दिखा दी, एक मैसेज भी, संदेश दे दिया अमेरिका को जी कि हम आपके पीस टॉक्स को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। जी, तो बेसिकली डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं विवेक भाई। नहीं, लेकिन इसराइल तुर्की पर हमला करेगा, इसके कितने चांसेस बन रहे हैं? दीप्ति जी इस पर क्या कहते हैं आप? दीप्ति तनेजा, फिर महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जी नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। मुझे केवल ये बयानबाजी लग रही है, ये बिल्कुल होते नहीं दिख रहा है। बिकॉज इसका अगर हम पूरा समीकरण देखें, इजराइल के अपनी स्थिति भी और जो ओवरऑल चल रहा है, देखिए इजराइल में नेतन्याहू का जो पोजीशनिंग है, उनके ऊपर अपने डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं करप्शन के, जो पॉपुलरली केसेस 1000, 2000, 4000 के नाम से मशहूर हैं, जिनका ट्रायल 12 अप्रैल को रिज्यूम होना था। वो क्योंकि युद्ध के चलते वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, वो अभी तक भी ट्रायल रिज्यूम नहीं हुआ है और नई डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। और उधर अक्टूबर में उनके इलेक्शंस भी हैं, जिसमें नेतन्याहू अपना इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो दोबारा कंटेस्ट करेंगे। तो एक तरफ वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नेतन्याहू को अपनी बैलेंस
बैलेंस करनी है। और इस तरफ अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ईरान ने प्री कंडीशन डाल दी है कि पहले आप हिजबुल्लाह पे हमले बंद कीजिए, लेबनान पे हमले बंद कीजिए, तभी हम जाके इस टॉक्स को आगे रिज्यूम करेंगे। तो वहां ट्रंप के भी जो नैरेटिव चलते हैं, ट्रंप ने अपना बड़ा बड़ा आज बयान दे दिया है कि मैंने बहुत सारी युद्ध रुकवाए, जिसमें अब ये मेरा 10वां है कि मैंने इन दोनों के बीच में सीज फायर करवा दी है। अब वो सीज फायर अगर वहां से वो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेबनान बोल रहा है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, नेतन्याहू की तरफ से एकदम चुप्पी आ रही है, तो अपने डोमेस्टिक इलेक्टोरल फ्रंट को मैं कहूंगी कि एकदम आग देते रहने के लिए कि वो ट्रायल केसेस भी शुरू ना हो, उधर अपनी डोमेस्टिक जनता के सामने भी वो एक वीक पहलू की तरह ना नजर आए, तो नेतन्याहू की बयानबाजी चल रही है कि तुर्की पे हमला कर देंगे, तुर्की पे ये हो जाएगा, जबकि वो अगर हम देखें अभी पॉसिबल नहीं है। शायद अगर ईरान में उनको सफलता मिलती वेनेजुएला जैसी, तो 1 मिनट के लिए फिर भी सोच सकते थे, बाकी अदरवाइज वो बयानबाजी है। मैं अपने बाकी को पैनलिस्ट के साथ भी एग्री करती हूँ कि जो अभी सर बोल रहे थे कि ऑलरेडी जब पाकिस्तान ही को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो ये जो शिया सुन्नी की जो लड़ाई है वर्सेस यहूदी जो लड़ाई है, वो लड़ाई आज की नहीं है, वो 48 से, जिस दिन से इजराइल का गठन हुआ है तभी से, कभी अरब वॉर्स के चलते, कभी 1966 जो 67 वाली 6 डे वॉर थी, फिर वो यौम किप्पूर वॉर्स, तो एक कांस्टेंट प्रॉब्लम चलती आ रही है इजराइल के साथ। तो अभी इसको महज एक बयानबाजी की तरह ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं नहीं मानती हूं कि अभी इस पोजीशन में है ना तो तुर्की और ना तो इजराइल के एक दूसरे के ऊपर ये जमीनी तौर पे कोई हमला करें। लेकिन पोस्चरिंग जरूरी होती है, माहौल तो ऐसे ही बनाया जाता है। महेंद्र जी, आपको क्या लगता है? ईरान के खिलाफ भी ऐसे ही माहौल बनाना बहुत दिन से, और अचानक माहौल बनाते बनाते पिछले 4 प्रेसिडेंट से कोशिश कर रहा था अमेरिका ईरान में घुसने की, लेकिन जो काम पहले के प्रेसिडेंट नहीं कर पाया वो ट्रंप ने कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से। और इजराइल तो चाह रहा था ये वॉर, लेकिन कोई भी ऐसा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा नहीं मिला जो इस जो है मिस एडवेंचर को अपनाए। और ट्रंप जो है कमजोर निकले, और इस वजह से ट्रंप ने जो है इस पूरी अमेरिका को, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस युद्ध में झोंक दिया। जहां तक टर्की का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई टर्की पे आक्रमण या टर्की के साथ एक नया फ्रंट खोलने के लिए इजराइल अगर सोचेगा भी तो अमेरिका का उसको समर्थन नहीं मिलेगा। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुद जो है टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां जाएं, और इनकी कोशिश है कि इस प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए। तो ऐसे में अगर ईरान कमजोर होता है तो निश्चित रूप से टर्की काफी कहें कि काफी वर्षों से अपने आप को पश्चिम एशिया का एक खलीफा साबित करने की, स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में उसकी निश्चित रूप से एक अदावत थी ईरान के साथ। लेकिन जिस प्रकार से कई ईरान के मिसाइल्स भी उसके एयर स्पेस में इंटरसेप्ट होने के बाद भी टर्की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, टर्की ने रिएक्ट नहीं किया, तो ये साफ है कि टर्की फिलहाल अभी किसी भी युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अमेरिका अगर इजराइल कोशिश भी करता है तो इस मिस एडवेंचर में इजराइल का साथ देगा, क्योंकि पहले ही ईरान के साथ उलझे हुए ट्रंप जिस प्रकार से उनकी डोमेस्टिक रेटिंग्स गिर रही हैं, जिस प्रकार से अभी जो मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं उसमें तमाम चुनौतियां सामने आ रही हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन और जो है अन्य आर्थिक समस्याएं अमेरिका में है, तो भारी दबाव में है। तो ऐसे बयान मुझे लगता है एक ध्यान भटकाने के हैं। दूसरा जो आपने अभी चर्चा की कि पहली बार ऐसा हुआ और जिसकी हिजबुल्लाह ने एक तरीके से उसका विरोध भी किया कि लेबनान के साथ जो वार्ता हुई, और ये अपने आप में एक जो है ऐसी घटना है कि जो ये दिखाती है कि अब उस क्षेत्र में जितने भी लोग संघर्ष में जो है जुड़े हुए हैं, इजराइल को छोड़ के सभी अब शांति स्थापित करना चाहते हैं और इस युद्ध को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं एकदम सहमत हूं कि नेतन्याहू पूरी तरीके से अपनी घरेलू राजनीति में घिरे हुए हैं, और उनकी एक कोशिश है कि किस प्रकार से वहां पे अपने जो मतलब ये ऐसा है कि इजराइल के अंदर बहुत विरोधाभास ना बढ़े, तो इस वजह से इस सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। क्या पूर्णिमा नाथ जी, आपको भी ऐसा लगता है? आप तो मान के चल रही हैं कि अगला निशाना तुर्की है।
ये मैं बोल तो नहीं रही हूँ ना, इजराइल की अब जो आप कह रहे हो कि नेतन्याहू के बारे में, हाँ। उस उनका सिचुएशन गंभीर है। वो अंदर में इंटरनली ही इज स्टक विद करप्शन केस, आईसीसी का अरेस्ट वारंट है, वो कहीं जा नहीं पाते। वो आते हैं अमेरिका में और व्हाइट हाउस में बैठ बैठ के यहाँ पे मैसिव मीटिंग्स करते हैं। जो बयान की बात मैं कर रही हूँ वो नेतन्याहू का बयान नहीं है, वो नेफ्टली बेनेट की बयान है, वो ऑपोजिशन की बयान है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोट एंड कोट बताया कि ईरान, टर्की इज द नेक्स्ट ईरान। आप देख लीजिए। The point I'm trying to say is that they have already started speaking about it. इसका क्या मतलब बन सकता है? आपने गाजा को फ्लैटन कर दिया, आपने लेबनान के ऊपर आपने टारगेट कर दिया, सीरिया को अपने साथ लेके आ गए। लिटरली सीरिया की अल जुलानी एक्स टेररिस्ट जो है, उनको व्हाइट हाउस में रेड कारपेट सीक्रेट मीटिंग में बुलाया गया था। और उसके बाद आप देख लीजिए वहाँ पे ईरान में क्या सिचुएशन हुआ। उनको समझ ही नहीं आया था ईरान इज गोइंग टू बी फॉर्मिडेबल चैलेंजर इन द मिडल ईस्ट। उनको ये समझ में नहीं आया था। टर्की हमेशा टारगेट था ईरान के बाद। लेकिन वो टर्की को हैंडल करने के लिए आपको नेटो को भी हैंडल करना चाहिए। इसीलिए आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प और राइट विंग का मैसिव एक नया नैरेटिव शुरू हो चुका है नेटो को ख़त्म करने के लिए, नेटो से बाहर लाने के लिए, नेटो में ज़्यादा डॉलर अमाउंट डालने के लिए। लॉट ऑफ प्रोपागेंडा इज गोइंग ऑन। एक फेमस प्रोपागेंडा इज नेटो में जो कंट्रीज है वो इनफ पैसा नहीं देते, सिर्फ अमेरिका देता है। लिटरली अभी एक रिक स्कॉट का हमारा एक सेनेटर है, उसके एक पोस्ट में, एक ट्विटर में वो एक कम्युनिटी नोट भी डाला गया है जिसमें उनको बोला गया है कि जर्मनी इज इक्वल स्पेंडर इन नेटो। तो अमेरिका कौन होता है बोलने वाले कि अमेरिका इज ओनली स्पेंडर? नो, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट द रीजन नेटो इज हियर टुडे इज फॉर टू रीजन। वन, अमेरिका को स्ट्रेंथन करने के लिए। टू, वहां पे नेटो एक्सपैंड इसीलिए हुआ कि वो रूसोफोबिया एक्सपैंड फोर्स करके यूरोप को खत्म करने के लिए। आज यूरोप कहाँ पे है? उनके पास कोई मिलिट्री है क्या? नहीं ना। लेकिन टर्की के पास है, और नेटो में टर्की है। नेटो को वीकेंड करोगे, खत्म करोगे, तो टर्की के ऊपर अटैक करना बहुत ईजी है। सो बेनेट की भाषण अगर आप ले लो, आप उनकी बयान अगर ले लो, इट्स नॉट अबाउट नेतन्याहू, इट्स अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट इजराइल्स ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट इन इजराइल्स स्ट्रेंथ इन द मिडल ईस्ट। उन्होंने सारे मिडल ईस्टर्न कंट्री को इकट्ठा कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ कर लिया। बाकी बचा है अभी सिर्फ ईरान और टर्की आज की सिचुएशन में। आई एम नॉट सेइंग, ये इस बात पे दम तो है कि ग्रेटर इजराइल का सपना, और उसके बीच में आज की तारीख में अगर खड़ा है कोई दो देश तो ईरान है और टर्की है। और टर्की का बयान आप देख लीजिए, एर्दोगान ने डेथ टू इजराइल कहा है। लिटरली इस वॉर के दरमियान का इजराइल कैंसर की तरह है। सोई सर, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस को? विवेक जी, मैं मानता हूं ये जो रिटोरिक पिछले कुछ हफ्तों में बन रही है टर्की अगेंस्ट, ये रिटोरिक डेफिनेटली है, लेकिन इस रिटोरिक के पीछे सिर्फ जो मकसद है वो है नेतन्याहू का अक्टूबर के इलेक्शन में जीतना। देखिए 11 फरवरी को इस साल नेतन्याहू एक दिन की अमेरिका यात्रा पे गए और उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी कि यही समय है ईरान पे हमले करने का। उस दिन जेडी वैंस वहां नहीं थे, वो अजरबैजान की यात्रा पे थे। अगले दिन 12 फरवरी को 1 बजे ट्रंप ने अपने सारे ऊंचे अधिकारियों को और जेडी वैंस को मीटिंग के लिए बुलाया। नेतन्याहू चले गए थे, और जब पूछा गया कि ईरान पे युद्ध करना है, तो जो उनके सेना अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन, उन्होंने कहा कि हमें नेतन्याहू की बात नहीं माननी चाहिए। इजराइल हमेशा बड़े बड़े प्लान बनाता है, उसका मकसद है अमेरिकी सपोर्ट लेना। और दूसरी बात डैन केन ने कही, अगर हम ईरान युद्ध में जाते हैं, इसका मतलब कि हम जितना असला ईरान युद्ध में खर्च करेंगे उतना असला कम है यूक्रेन को बचाने के लिए और अगले साल ताइवान को चीन से बचाने के लिए। लेकिन ट्रंप ने अपने सेनाध्यक्ष की बात मानी नहीं, जो किसकी नहीं मानते वो। युद्ध का तो उन्होंने आदेश दे दिया। जब ये युद्ध चल रहा था तो अमेरिकी सेनाओं की मुखियाओं की मेन चिंता ये थी कि जिस तरह से हम असला बर्बाद कर रहे हैं, हमें आगे के युद्धों के लिए, स्पेशली ताइवान के लिए, कुछ नहीं बचेगा। मैं दर्शकों आंकड़ा देना चाहूंगा, इस 40 दिन के युद्ध में अमेरिका ने 800 पेट्रियट मिसाइल दागी ईरान पे।
और अमेरिका एक साल में कितनी पैट्रियट मिसाइल बनाता है? सिर्फ 87। तो उसे 10-15 साल लगेंगे पेट्रियट मिसाइल का अपना जो जखीरा है उसे ठीक करने में। अगले साल तो चीन ने ताइवान पे युद्ध करना ही करना है। ये तो अमेरिका की जो पेंटागन की रिपोर्ट है जो अमेरिकी कांग्रेस को पिछले साल 23 दिसंबर को सौंपी गई है, उसमें साफ लिखा है कि एंड 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। तो इस वक्त अमेरिका बिल्कुल कोई और युद्ध में नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ और मटेरियल नहीं। रिपोर्ट्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इस वक्त कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इजराइल और तुर्की के बीच में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हाल ही में कहा कि इजराइल अब तुर्की को अपना नया दुश्मन घोषित करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को पेपर टाइगर और मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी कहकर निशाना साधा। 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में तुर्की को मुश्किल में डाला है। तुर्की ने इस युद्ध में मीडिएशन की कोशिश की और सीजफायर की वकालत की। तुर्की को डर है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना वो खुद हो सकता है, खास तौर पर पूर्वी भूमध्य सागर, साइप्रस और ग्रीस के साथ इजराइल की बढ़ती नजदीकी की वजह से। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कल को इजराइल जो तो पर गोला बारूद लेकर टर्की पर चढ़ाई कर देगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो माहौल बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये टर्की के लीडर्स को भी लग रहा है कि वो अब अगला निशाना वो हमको करेंगे, हमको टारगेट करेंगे। ऐसा क्यों है? सोडी जी, आपका रिएक्शन, फिर मैं मेजर साहब के पास जा रहा हूं। विवेक जी देखिए, जहां तक टर्की की बात है, टर्की भी एक डेमोक्रेसी है जहां पे हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। 2 साल पहले एर्दोगान फिर जीते थे, अब 2 साल बाद फिर वहां चुनाव होंगे। तो ये पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है देशों में राष्ट्रवाद के नाम पे, जिसे हम हाइपर नेशनलिज्म कहते हैं, कि जितना अपने मतदाताओं को आप उत्तेजित करोगे, हम पे खतरा है, देश पे खतरा है, देश टुकड़ा में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारा एक माहौल बनाया जाता है। मतलब ये सेट विनिंग फॉर्मूला है। बिल्कुल, ये एक शताब्दियों से, मैं कहूंगा दशकों से नहीं, शताब्दियों से ये सफल रणनीति है। जो भी लोग सत्ता में आए या जो भी राजा महाराजा पहले थे अधिकतर, जब तक आप अपनी प्रजा में डर नहीं बिठाओगे, आपकी प्रजा आपसे सवाल पूछेगी कि मेरे यहाँ तो रोड नहीं है, मेरे यहाँ पानी नहीं है, मेरे यहाँ बिजली 14 घंटे नहीं आती है। तो जब भी कोई बोलेगा जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, आप कहोगे कि वो हम पे इजराइल हमला कर देगा, अब तुम चुप हो जाओ, राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। देखिए, जहां तक मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने देश में अपने अपने पेज पर अपने अपने इलेक्शंस अपने अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान का मजाक उड़ाया था व्हाइट हाउस में, कहा था कि इलेक्शन सैबोटाज के बारे में अगर किसी से सीखना है तो आप एर्दोगान से सीख सकते हैं, ये इलेक्शन को सैबोटाज करने में बहुत माहिर व्यक्ति हैं। उनके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर, वो क्लिप बहुत वायरल थी, उस क्लिप को मैंने भी देखा था। मैं मेजर साहब से रिएक्शन चाहूंगा। मेजर अली, क्या तुर्की पर हमला लगता है संभव है आने वाले दिनों में? देखिए, संभव हो सकता है। 50-50% चांसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 50-50% चांसेस। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि इजराइल की और फिलिस्तीन की मेनली युद्ध 100 साल से ऊपर युद्ध है। ईरान इस पे कूदा जब हमास के ऊपर हमले शुरू हुए, उसकी वजह से बहुत से मासूमों की जान गई, बहुत से लोग, हजारों की तादाद पे लोग गए। तो ईरान ने बोला कि इतने लोग मर रहे हैं, हम इस पे कूदेंगे। ईरान तब कूदा। अब क्या तुर्की वो नेक्स्ट वो पॉसिबल है? मैं आपको देता हूं। देखिए, कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जो बहुत लंबा चले हैं और जो मतलब चल ही रहे हैं और जो भूल गए, जैसे कि हुइस्कार और डेनमार्क 1981 के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं वो एक स्पेनिश शहर है हुइस्कार ने डिक्लेयर किया डेनमार्क के ऊपर वॉर 1809 में, जब नेपोलिटिक वॉर चल रहे थे, उस टाइम की बात आई है। और ये ऑफिशियली एंड हुआ जब ये पीस सेरेमनी हुई एक 1981 में, जो डिक्लेयर हुआ था और रीडिस्कवर हुआ था। एक हिस्टोरियन ने डिक्लेरेशन डिस्कवर किया था। मॉन्टेग्रेटो और जापान का 2006 की बात करते हैं। टेक्निकली इस युद्ध को ये चल रहा है 1904 से। रूसो जापानीज वॉर है ये, और ये जापानीज ऑफिशियल ने ये विजिट किया था मॉन्टेग्रेटो इन 2006 के अंदर। और तब पहचाना कि भाई एक इंडिपेंडेंट और एक फॉर्मल एक डिक्लेयर होना चाहिए, एक शांति आनी चाहिए। और कई सारे युद्ध हैं
जहां पर ऑनगोइंग एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि अप्रैल 2026 की बात करें अभी रिसेंटली, तो मेजर बहुत से इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं, जैसे कि कंटिन्यू कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी, ताकि ये युद्ध रुक जाए, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का युद्ध रुक जाए, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, ऐसे करके बहुत से युद्ध हैं जो, और सऊदी अरेबिया और इसराइल देख लिए, या कतर और इसराइल देख लिए, कतर जहां पे बदस्ता होती है, कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं गल्फ के अंदर, उनकी नहीं बनी है वैसे इसराइल से, उनकी यहूदियों से नहीं बनी है, लेकिन क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की दोस्ती है, प्रिंस सलमान की दोस्ती है अमेरिका से, इसके लिए इनडायरेक्टली वो इसराइल को, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दोस्ती है उनकी इसराइल से या वो बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं दे आर को एग्जिस्टिंग, दे आर बेरिंग इट। ईरान ने कहा भैया, ईरान के साथ खड़ा हो गया, ईरान खड़ा हो गया, मैं तो कहूंगा इसराइल को मैं पीछे हटाऊंगा, क्योंकि इसराइल खबरों में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, सबसे ज्यादा खुद सुर्खियों में अमेरिका भी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तो मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बेसिकली जब ये युद्ध शुरू किया था, तो उन्होंने नाटो का जो आर्टिकल 5 है, वो कहता है कि अगर एक नाटो राष्ट्र पे हमला हुआ तो सारे नाटो राष्ट्र मिलकर उसको मारेंगे, लेकिन नाटो राष्ट्र कहते हैं कि आपने हमसे पूछ के हमला किया था, जाइए हम आपका साथ नहीं देते हैं। तो बेसिकली अब अमेरिका ने ईरान पे क्या मार खा रहा है एक तरीके से, वो अमेरिका, क्या तुर्की कैन बी द नेक्स्ट ईरान? ये सवाल 50-50% मैं कहूंगा, मैं इसमें प्रॉपर अश्योरेंस के साथ इसके बारे में अभी टू प्रीमेच्योर टू से इट, विवेक भाई। प्रीमेच्योर तो है, लेकिन चर्चा है और ये चर्चा बहुत तेज है, और ये बात इजराइल और तुर्की में भी बहुत जोर से चर्चा में है। इसमें आपका पॉइंट भी मुझे बहुत वैलिड लग रहा है और सोडी सर का पॉइंट भी बहुत वैलिड लग रहा है कि दोनों अपने अपने इलेक्शन के मोर्चे पर खेलने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों जगहों पर अपकमिंग इलेक्शंस हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले भी अक्टूबर इलेक्शन की बात करी थी वहां पे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विवेक, आप कह रहे हो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मैं उसमें ऐड करूंगी कि आप एम्पेरिकल एविडेंस भी अगर देखें तो एम्पेरिकली भी जो अमेरिका का इस समय हाल है, मैं इधर पूर्णिमा मैम की बात से डिसएग्री करूंगी कि वो कह रही हैं कि वो कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, बट ऑल्सो द पॉइंट इज कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, और अमेरिका का इस समय यही हाल है। अमेरिका में जो उनकी पॉपुलर रेटिंग्स हैं वो कितनी कम हो गई हैं, मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में भी आने वाले हैं, ट्रंप के अभी मई में चाइना के साथ भी रिलेशनशिप्स बायलैटरल टॉक्स हैं, तो इन सब के चलते वो एक एग्जिट प्लान तो किसी ना किसी तरीके से ईरान से ढूंढ रहे हैं। तो एक नया मोर्चा तुर्कई में वो किसी हालत में भी नहीं खोलने की एक, मैं कहूंगी, उस पोजिशनिंग में है। एंड एट द सेम टाइम इजराइल भी अमेरिका के बिना इस युद्ध को सस्टेन नहीं कर सकता है। आई अगेन कम बैक टू द पॉइंट कि अगर ईरान में उनको सफलता मिलती तो शायद वो अपने ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को और एम्बिशियस करते, बट वो नहीं कर सकते। इसका अगेन मैं एम्पेरिकल एविडेंस विवेक आपको ये दूंगी कि जब हम सुन रहे थे कितने अभी वेनेजुएला और ईरान से पहले तो बार बार डेनमार्क की बातें हो रही थी, कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, डेनमार्क को हड़प लेना है। जब देखा कि नेटो में ही वो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अचानक से डेनमार्क बिल्कुल प्लान से ही हट गया, बिल्कुल उसकी बातचीत खत्म हो गई। तो सिमिलर इज द केस विद तुर्कई। तुर्कई इज ऑल्सो अ नेटो मेंबर, और साथ में इस समय पाकिस्तान को यूज कर रहा है अमेरिका अपनी इस टॉक्स के चलते, मध्यस्थता जिसको वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है मैसेंजर की तरह काम हो रहा है वहां पे आसिम मुनीर के थ्रू। तो किसी ना किसी तरीके से एग्जिट प्लान लेना, और तुर्कई और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। तो ऐसे में तुर्कई के ऊपर हमला करके इजराइल अपने आप को अमेरिका से डिस्टेंस करने का, मैं कहूंगी कि जोखिम नहीं उठा सकता है। ऑलरेडी उस से उनको काफी ज्यादा एक एडवांटेज भी मिल चुका है, जब उन्होंने साउथ में अपना पूरा एक बफर जोन भी बना लिया है साउथ लेबनान में। तो इजराइल इस समय धमकीबाजी पे चल रहा है। और मैं लास्ट बात ये बोलूंगी कि अगर हम देखें, तुर्कई की सबसे ज्यादा दोस्ती जो है वो है अजरबैजान से। वो 2 नेशन 1 स्टेट की तरह ही उनके लिए कभी कभी कहा जाता है। और अजरबैजान का कंट्रोल है कैस्पियन सी पे। कैस्पियन सी एक इकलौता ऐसा सी है जो अनक्लॉज के बाहर है, केवल 5 कंट्रीज के कंट्रोल में है। तो उधर रशिया से अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आ जाए, अजरबैजान मदद करे तुर्कई की, तो बिल्कुल इजराइल के लिए ये एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी कि वहां पे उनको अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलेगा ऑन ग्राउंड, और रशिया से अगर वाया अजरबैजान सपोर्ट मिलना शुरू हो गया तुर्कई को, तो वो इजराइल से नहीं संभलेगा, कंसिडरिंग ऑल्सो देयर इलेक्शन फैक्टर एंड जो उनके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे हैं। बयानबाजी। पूर्णिमा जी, मैं इस बार आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी, देखिए, एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज लूप
रिलेशनशिप यहाँ पे है, यहाँ से जो एड जाती है इसराइल के ऊपर, इसराइल के लिए यूनाइटेड स्टेट से, वो पैसे से अमेरिकन हथियार खरीदा जाता है। ये क्लोज ग्रुप रिलेशन बहुत सालों से पड़ा हुआ है, बन रहा है, ये खत्म नहीं होने देंगे इसराइल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे आपने एटलीस्ट पिछले 1 साल 2 साल में अगर देखेंगे, इसराइल की एपेक ट्रैकर एक शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो एंटी इसराइल लॉबी है अभी शुरू हो चुकी है, वो एक ट्रैकर कर रहे, ट्रैक लगा रहे कौन से पॉलिटिशियन एपेक से कितने पैसे लिए। वो आप देखेंगे, उनके पास ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बट दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग टू द पीपल एज टू हाउ मच लॉबिंग इज डन टू द पॉलिटिशियंस थ्रू दोज डिफेंस कंपनीज ऑल्सो। एंड जहां से आप मान लो 3.8 बिलियन जाती है, वहां से घूम फिर के वो पैसा अमेरिकन कंपनीज, वेदर इट्स लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, रेथन हो, उसमें आता है। उसके बाद ये अमेरिका फिर से पैसा बनाता है आर्म सेल्स करके। तो दिस इज समथिंग दैट इजराइल डजंट वांट टू लूज ऑल्सो। अभी अगर मान लो पीस डील हुआ है ईरान के साथ, तो पीस डील इजराइल क्यों चाहेगा? आप इजराइल की नजर से देखेंगे, पीस डील क्यों चाहेंगे? इसीलिए तो लेबनान को सेपरेट रखने की बहुत कोशिश करा गया। अभी 10 दिन का सीज फायर आप देख लीजिए, सीज फायर रहता कि नहीं रहता। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू फ्लाई एट ऑल, क्योंकि ईरान का सीज फायर भी तो इट वाज अ नेम सेक सीज फायर, वो तब तो चल ही रहा था। द एंड ऑफ द डे बमबारी चल रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब आप अभी भी श्योर हैं लेटर और सूनर वो तुर्की तक पहुंचेंगे? देख, मैं आपको एक बात बताती हूँ जी। अभी भी सीज फायर की बात हो रही है ईरान पे। यूनाइटेड स्टेट्स 10,000 एडिशनल ट्रूप की बात कर रहे हैं। आप कल की न्यूज देख लीजिए। मतलब तो आप कह रहे हैं अगर अमेरिका की कोई- बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता या इजराइल की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ऐसे। समय सीमित है, मैं जल्दी महेंद्र जी का रिएक्शन ले लूं। महेंद्र जी। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से इजराइल और टर्की का संबंध 2010 के पहले का अगर बात करें तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी। और क्योंकि दोनों, टर्की जो है अपने आप को पश्चिम एशिया का खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा था, और जो एक ईरान के साथ उसके मतभेद थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से ये संबंध खराब होते गए, और फिलहाल इस युद्ध में साफ इजराइल और अमेरिका और बाकी नेटो देशों, खासकर इजराइल और अमेरिका को ये उम्मीद थी कि जो ईरानियन मिसाइल्स जो है नेटो डिफेंस सिस्टम में है, तो टर्की नेटो का आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5 दोनों को इन्वोक करेगा, और जिससे पूरा नेटो मजबूर होगा इस युद्ध में आने में। टर्की ने ऐसा कुछ नहीं किया, और यही सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि अब इजराइल सीधे तौर पे टर्की को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि अमेरिका खुद इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, और जितने भी संकेत हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेता है, और लेकिन जो बातचीत चल रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को एक मीडिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से टर्की में भी एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लान है, मुझे लगता है कि ये इस युद्ध से वापस निकलना चाह रहे हैं। और देखिए ना, ईरान की शर्त को मान लिया गया ना। ईरान की शर्त को मानते हुए लेबनान के साथ सीज फायर हुआ है, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। उसके अलावा चीन ने जो रुख अख्तियार किया है, अमेरिका आज ये एफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉक कर दे, और तमाम उसके बावजूद अभी भी ये क्लियर नहीं है कि किन जहाजों को रोक पाने में जो 10,000 वहां सैनिक हैं और तमाम जो उनके नेवल शिप्स हैं, रोक पाने में वो सक्षम हुए हैं। और अगर वो चीन के जहाजों को नहीं रोक पाते हैं, तो इसका मतलब वो एक तरीके से विफल है, और सीधी चुनौती चीन और अमेरिका के बीच होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जो टर्की का पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है इजराइल के द्वारा। ये एक एग्जिट प्लान या प्लान बी हो सकता है अमेरिका और इजराइल का, कि किस प्रकार से ईरान से ध्यान बटाया जाए, ईरान और इस युद्ध से बाहर निकला जाए। इसके अलावा फिलहाल मुझे नहीं लगता है। हाँ, कोई एक बहुत लॉन्ग टर्म
गोल हो कि अब ईरान को बर्बाद करने के बाद जो बर्बाद करने, मैं ये नहीं मानता हूं कि ईरान को बर्बाद कर पाया जिस प्रकार से अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया था, उस तरीके से वो कर पाने में सफल नहीं है। अभी भी ईरान के पास उसकी आर्थिक शक्ति है, उसकी सैन्य शक्ति है, और वो फिर निश्चित रूप से 2 दशक या 3 दशक में फिर से खड़ा होके और मजबूती से चुनौती दे सकता है। और एकदम से देखिए, अगर मैं मानूं इस युद्ध की बात, तो अमेरिका को पूरी तरीके से विफलता हासिल हुई है। अमेरिका के जितने भी उद्देश्य थे, गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे इस युद्ध को लड़ने के, वो एक भी उसमें मतलब आप भी वो दीप्ति जी वाली बात पर कायम है कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अमेरिका फिलहाल ऐसी किसी गलती की ओर नहीं जाएगा जिससे उसकी साख को और नुकसान उठाना पड़े। नहीं, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट के भी ऊपर हैं, जैसा कि इमेज उन्होंने पोस्ट किया था। वो तो अपुनिच भगवान है वाला मामला एकदम उनके साथ पूरा का पूरा। हो सकता है कि कल को क्यूबा घुस जाए और परसों जो है टर्की की बारी आ जाए, उससे पहले यूरोप का हिसाब करके नेटो को ही खत्म कर दें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।